हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो आगामी बीपीएससी पीटी परीक्षा होने वाली है उसके लिए 90 डे प्लानर का आधुनिक भारत का डे 6 का डाटा कवर करने वाले हैं। इससे पहले हिस्ट्री के डे 1 to 5 के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। साथ ही परफेक्शन आईएएस के 90 डेज प्लानर के जो साइंस और बिहार स्पेशल के वीडियो हैं वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। साथ ही आपको और भी जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। तो ये रहा डे 6। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास एवं प्रमुख घटनाएं, मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्यप्रणाली, भारत में होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट। तो ये वीवीआई टॉपिक्स है, इससे प्रश्न रहते हैं तो आप जो है ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दो सूची दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो पहले सूची में संगठन है, दूसरे में उसके स्थापक हैं। तो देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 2 4 3, यानी कि अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला गणेश सावरकर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस.एन. सान्याल। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर ने नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन मित्र मेला की स्थापना की थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1930 में एस सेन ने की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ फिर से सूची और दूसरे सूची को सुमेलित करना है। सूची एक में स्वतंत्रता सेनानी है और दूसरे में उनसे संबंधित घटनाएं हैं। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2 3 4 1। आइए मैच कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन पोलो क्या है, किससे रिलेटेड है। इकबाल, 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, बटुकेश्वर दत्त, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1948 में सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो को हैदराबाद के विलय के लिए चलाया गया था। देखिए यहाँ आंसर मिल गया हमें ऑपरेशन पोलो का। नेक्स्ट है 1930 का मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी केवल 3। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। भगत सिंह समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, सही है। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भगत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 1928 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को वो मानते थे। समाजवाद के पक्के पोषक थे। एचएसआरए के 2 सदस्य
बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल, जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों का हनन था, के विरोध में केंद्रीय विधानसभा की खाली बेंचों पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर लिखा था, बड़े कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, जिन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि वे स्वराज ही किसानों के दयनीय दशा का दवा है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सशस्त्र मार्ग का अनुसरण किया। महाराष्ट्र, कोल्ली, भील तथा धांगर जातियों को एकत्रित कर रामोशी नामक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। उन्होंने धनी अंग्रेजों साहूकारों को लूटा। उन्होंने कुछ दिन के लिए फन-नगर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1871 में बीजापुर में पकड़े गए और उन्हें काला पानी की दंड दी गई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। कानपुर में 1924 में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी एवं नलिनी गुप्ता, एम.एन. रॉय, सिंगार खेलू चेट्टियार को जेल हुई। इस संगठन के 3 मुख्य आदर्श थे। भारतीय जनता में अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरक्षरता की भावना पैदा करना तथा सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना, पूर्ण स्वतंत्रता हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ है संघ और दूसरी तरफ है उसके संस्थापक। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 5124। आइए इसे मिला लेते हैं। रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सूर्य सेन ने चटगांव से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए इंडियन रिपब्लिक आर्मी या रिवोल्ट ग्रुप का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, साचिंद्र नाथ सान्याल ने की। 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह ने किया। 1928 में नौजवान सभा के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। तब इसका नाम HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पड़ा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं और इन्हें सुमेलित करना है। देख लेते हैं इन्हें। एक तरफ है संगठन और दूसरी तरफ है उसके स्थापना वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B 3421। इन्हें मिला लेते हैं। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909, अनुशीलन समिति का गठन 1902। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ तो ये बनारस में संपादित हुआ। उदारवादियों एवं उग्रवादियों के मतभेद खुलकर सामने आए। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग स्थापना 1906 ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार 1909। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों और मुस्लिमों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों पर सहमत हुए। उन्होंने सुधारों और उपायों का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से
जाना गया। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के अंतर्गत जो है बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इन कथनों को देख लेते हैं। पहला है, भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों का और तेजी से विकास हुआ। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन के असफल होने के बाद युवा राष्ट्रवादियों का उनसे मोह भंग हो गया। फलस्वरूप वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ अग्रसर हुए। इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के विकसित होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रमुख है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का मंद पड़ना, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन की असफलता, क्रांतिकारियों के उग्र तेवर, अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीति इत्यादि। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के विचारों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों से प्रेरणा ली थी। सही है। क्रांतिकारी आतंकियों का विचार था कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। सही है। क्रांतिकारी व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्यों को बढ़ावा देते थे। ये भी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये हिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे। क्रांतिकारी वे प्रेरणा जिसे उदारवादी दल ने लोकप्रिय बनाया था, धीमे प्रभाव की नीति जिसे उग्रवादियों ने अपनाया था, दोनों में विश्वास नहीं करते थे। क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त करना था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत है, बाकी सभी सही है। युगांतर एवं संध्या पत्रिका ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे यानी मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के इसलिए करना चाहते थे कि उसने युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में स्वदेशी आंदोलन की असफलता का मुख्य योगदान था। पुलिस दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली। संकुचित सामाजिक आधार एवं व्यापक जनसहयोग के अभाव में बंगाल से क्रांतिकारी आतंकवाद का अंत हो गया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। यहाँ बंगाल से प्रकाशित क्रांतिकारी समाचार पत्रों एवं प्रकाशकों या संपादकों का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बंदी जीवन बी.डी. सावरकर। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। बंदी जीवन जो है वो सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएगा। संध्या ब्रह्म बंदोपाध्याय, वंदे मातरम अरविंद घोष, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक बी.डी. सावरकर ने लिखी। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 1908 में समाचार पत्र अधिनियम का सहारा लेकर क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। यानी सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस, राजधानी परिवर्तन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना और फिर सैंडर्स हत्याकांड। आइए इसका समय देख लेते हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में, राजधानी परिवर्तन 1912, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 और सैंडर्स हत्याकांड 1928। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार सजाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABDC, यानी CR दास की मृत्यु। यहाँ पे जो है हम इसको डेट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है CR दास की मृत्यु हो जाएगी 16 जून 1925। बटलर समिति का गठन 1927। माइकल ओडायर की हत्या मार्च 1940। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी तथा चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। सूर्य सेन ने अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा के तले युवा क्रांतिकारियों द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागारों पर धावा बोला गया था। शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बाद सूर्य सेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय झंडा फहराया था। सूर्य सेन को 1933 में गिरफ्तार किया गया था। 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगला प्रश्न है, पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्न में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं था। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं था। तो देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, कठोर बाल श्रम, ये नहीं था। बाकी अकाल, भूराजस्व एवं सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा, ये सभी थे। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। कठोर बाल श्रम पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी नहीं था। पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई, जो इस प्रकार हैं: अकाल की बारंबारता, भू राजस्व एवं सिंचाई कर में वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा, बंगाल की घटनाएं इत्यादि। इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी पंजाब में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B, केवल 1 और 3। तो देख लेते हैं इसे। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंकने के साथ हुई। सही है। इस घटना के दोषियों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। ये दोनों पॉइंट सही है, बाकी जो 2 नंबर है वो गलत है। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में मुख्य भूमिका रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल की थी। घटना के बाद पुलिस ने कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, दीनानाथ, बसंत कुमार इत्यादि थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति एवं उनकी गतिविधियों से संबंधित केंद्र का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, श्री SR राणा टोक्यो, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। मदन लाल ढींगरा लंदन, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम कर्जनवैली की गोली मारकर हत्या कर दी। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने जर्मनी के बर्लिन से अपनी गतिविधियां चलाई। श्री SR राणा एवं मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो D हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 तीनों। तो पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला कथन है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बाणेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। सही है। दूसरा पॉइंट है, 1906 में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार का प्रकाशन किया। सही है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। बाणेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से ही ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने मिदनापुर में अनुशीलन समिति की गठन 1902 में की। इसका उद्देश्य खून के बदले खून था।
इसके अलावा बंगाल में सुहृदय समिति, स्वदेशी बांधव समिति, भरती समिति आदि बंगाल में सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी समितियां थीं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बाड़ेंद्र घोष एवं अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस में मौत की सजा सुनाई गई, ये गलत है, बाकी सभी सही है। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ट को मारने हेतु उस पर बम फेंका था। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दी गई। बाड़ेंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। इस केस में बाड़ेंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा मिली और अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया। 1905 में बाड़ेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 और 2। बाघा जतीन के नाम से पुलिनदास मुखर्जी प्रसिद्ध थे। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ये दोनों सही है। रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए। अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बालमुकुंद एवं बसंत कुमार को गिरफ्तार कर इन पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथनों को देख लेते हैं। पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह को गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया था। पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक सावरकर एवं जगत सिंह आदि पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना के बाद पंजाब गदर पार्टी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी दौरान अजीत सिंह ने लाहौर से भारत माता नामक अखबार निकाला था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है गलत है, बाकी सब सही है। इंडियन हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम हर्ट कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या लंदन में की। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक महत्वपूर्ण सहयोगी मैडम भिकाजी कामा थी। पहली बार भारत के बाहर तिरंगा मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया। मैडम भिकाजी कामा एक फारसी परिवार से संबंधित थी। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार भारत के बाहर तिरंगा फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है संगठन, दूसरी तरफ उसके संस्थापक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए यहाँ देख लेते हैं इन्हें ईस्वी के साथ और स्थान के साथ। इंडिया हाउस 1905 लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत 1904 नासिक वीडी सावरकर। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। आज़ाद हिंद फौज 1942 सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस 1942 बर्लिन रास बिहारी बोस। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देख लेते हैं इसका क्या है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। तो पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह 1902 में बंगाल में संगठित पहला क्रांतिकारी समूह था, ये सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस संस्था ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था, ये भी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। पहला क्रांतिकारी समूह 1902 में मिदनापुर ज्ञानेंद्र नाथ बसु के अधीन और कलकत्ता प्रोमोथा मित्तर द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति, जिसमें जतेंद्र नाथ बनर्जी, बाड़ेंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल थे, में संगठित हुए थे। अनुशीलन बाड़ेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के भीतर में एक आंतरिक मंडल ने साप्ताहिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया, कुछ असफल कार्यवाहियां आयोजित की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
तो यहाँ दो कथन दिए हुए हैं। कथन एक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस अलीपुर षड्यंत्र मामले में शामिल थे। कथन दो, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दोनों कथन सत्य हैं। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से पड़पीड़क श्वेत जज किंग्सफोर्ड को ले जा रही गाड़ी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड गाड़ी में नहीं था। दुर्भाग्य से इसके बजाय 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। घोष बंधुओं अरविंदो और बारिंद सहित पूरे अनुशीलन समूह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिसे विभिन्न रूप से मानिकटोला बम साजिश या मुरारी पुकुर साजिश कहा जाता है। बारिंद्र घोष का घर कलकत्ता के मानिकटोला उपनगर में मुरारी पुकुर रोड पर था। कथन 2, 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने दिसंबर 1912 में चांदनी चौक के माध्यम से एक जुलूस में दिल्ली की नई राजधानी में अपना आधिकारिक प्रवेश करते समय वायसराय हार्डिंग पर एक बम हमला किया। हार्डिंग घायल हो गए लेकिन मारे नहीं गए। हत्या के बाद की जांच के कारण दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। गणपति उत्सवों का आयोजन कर, शिवाजी उत्सवों का आयोजन कर। बढ़ते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। 1890 के दशक में तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों को अपनी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से हिंसा के उपयोग सहित उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। उनके 2 शिष्यों चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी। सावरकर और उनके भाई ने 1899 में एक गुप्त संस्था मित्र मेला का आयोजन किया। क्रांतिकारी गतिविधि की वकालत करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में बंगाल में संध्या और युगांतर और महाराष्ट्र में काल शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय होम रूल सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। इसकी शुरुआत श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने की मांग की। IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुली थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य बने। इसने ब्रिटिश भारत में स्वशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया। संगठन की स्थापना ब्रिटेन में भिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा सहित कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश समिति का प्रतिद्वंदी संगठन होना था। इसका एक लिखित संविधान था और इसका घोषित उद्देश्य भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से इस देश में वास्तविक स्थिति का प्रचार करना था। IHRS केवल भारतीयों के लिए सदस्यता के लिए खुला था। इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों और अन्य भारतीय आबादी के बीच महत्वपूर्ण समर्थन मिला। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, इंडियन हाउस की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी और कारण है यह भारतीय छात्रों के लिए केंद्र था तथा भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई थी। देखते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए सही लेकिन आर, ए गलत लेकिन आर सत्य है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस, भारत से कट्टरपंथी युवाओं को लाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना और एक पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट शुरू की। सावरकर और हरदयाल इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है,
मैडम भिकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 to 4। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। वह विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रवादी प्रकाशन वंदे मातरम की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उसके पहले यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाद्वीप पर नए केंद्र उभरे, पेरिस और जिनेवा, जहाँ से मैडम भिकाजी कामा एक पारसी क्रांतिकारी जिन्होंने फ्रांसीसी समाजवादियों के साथ संपर्क विकसित किया, जिन्होंने वंदे मातरम निकाला और अजीत सिंह ने संचालन किया। 1909 के बाद जब एंग्लो जर्मन संबंध बिगड़ गए तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना आधार के रूप में चुना। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को स्वतंत्र भारत के ध्वज की शुरुआती संस्करणों में एक को फहराया था, और जब जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था, तब वह विदेशी राष्ट्र में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 to 4। 1 to 4 सही है। पहला, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। दूसरा, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति कराने के लिए की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को में बस गए लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन यानी गदर पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा कथन सही है, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भागनाथ हैं। इसकी स्थापना सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए की गई थी। अगला है कथन 1 और कथन 2। पहला है आनंद मठ उपन्यास फिरोज शाह मेहता द्वारा लिखा गया। दूसरा है उपन्यास का हिस्सा वंदे मातरम गीत और सहयोग आंदोलन का गान बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन असत्य हैं। आनंद मठ नॉवेल बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ को बंगाल के क्रांतिकारियों ने खूब पढ़ा। वंदे मातरम जो उपन्यास का हिस्सा है वह स्वदेशी आंदोलन का गान बन गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा क्रांतिकारी कार्यक्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2, 3, 4। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने एवं स्वदेशी डकैतियाँ, ये हो जाएगा। ब्रिटेन के शत्रुओं से सहायता की आशा से शहरी षड्यंत्र रचे और लोकप्रिय अधिकारियों की हत्याएं आयोजित करना। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्रांतिकारियों ने देश भर में हिंसक जन क्रांति शुरू करने या सेना की वफादारी को कमजोर करने का प्रयास करने के विकल्पों पर विचार किया। उन्हें लागू करना व्यवहारिक नहीं लगा, बल्कि उन्होंने रूसी शून्यवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों के नक्शे कदम पर चलना चुना। व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों में स्वयं क्रांतिकारियों के बीच अलोकप्रिय अधिकारियों के साथ साथ गद्दारों और मुखबिरों की हत्याओं का आयोजन शामिल था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैतियां आयोजित की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के शत्रुओं की सहायता की आशा से शहरी षड्यंत्र रचे। अगला प्रश्न है पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारत रक्षा अधिनियम वर्ष 1915 में पारित किया गया था। यह अधिनियम गदर आंदोलन और बंगाल में अनुशीलन समिति को कुचलने में सहायक था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी चौकियों में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तारीख तय की। अंतिम क्षण में विश्वासघात के कारण योजना विफल हो गई। अधिकारियों ने भारत रक्षा नियम 1915 की सहायता से तत्काल कार्रवाई की। ब्रिटिशों ने युद्धकालीन खतरे का सामना दमनकारी उपायों की एक जबरदस्त श्रृंखला के साथ किया, जो 1857 के बाद सबसे तीव्र थी और सबसे बढ़कर मार्च 1915 में मुख्य रूप से गदर आंदोलन को कुचलने के लिए पारित भारत रक्षा अधिनियम द्वारा बिना मुकदमे के बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया गया। विशेष अदालतें बेहद कड़ी सजाएं दे रही थीं। सेना के जवानों का कई बार कोर्ट मार्शल किया गया। बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब गदरियों के अलावा कट्टरपंथी पैन इस्लामावादियों,
अली बंधुओं मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी को वर्षों तक नज़रबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन क्रांतिकारी गतिविधियों का पतन का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कठोर कानूनों की एक श्रृंखला के साथ सरकारी दमन, लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, गांधी जी का आगमन। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। 1918 के बाद ये सभी जो है अस्थायी रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण थे। कठोर कानून की एक श्रृंखला के साथ सरकार का दमन, लोकप्रिय प्रतिक्रिया का अभाव, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। नए संवैधानिक सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 पर चर्चा शुरू हुई, जिससे समझौता का माहौल तैयार हुआ। गांधी जी राष्ट्रीय परिदृश्य पर आए और उन्होंने अहिंसक तरीकों पर जोर दिया, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर सूर्य सेन के साथ मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनकी सजा कम कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, एक और पॉइंट है इसमें, कल्पना दत्त और प्रीति लता वादेदार चटगार से जुड़ी थी। 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार छापे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 4। देख लेते हैं ना। इसका नेतृत्व सूर्य सेन के क्रांतिकारी समूह भारतीय रिपब्लिकन सेना ने किया था। ये सही है। उन्होंने गुरिल्ला शैली में ऑपरेशन करके चटगांव पर कब्जा करने के लिए विद्रोह की योजना बनाई। भारतीय गणतंत्र सेना का नाम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर रखा गया था। ये सारी पॉइंट सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल के चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर धावा बोलने का प्रयास किया गया। इस कार्यवाही और छापेमारी का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया। सूर्य सेन के अलावा इन देशभक्तों में गणेश घोष, लोकेनाथ बल, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, शशांका दत्ता, अर्धेंदु दस्तीदार, हरिगोपाल बल, तारकेश्वर दस्तीदार, अनंत सिंह, जीवन घोषाल, आनंद गुप्ता, प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्ता शामिल थे। विचार चटगांव में 2 मुख्य शस्त्रागारों पर कब्जा करने और फिर टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को ध्वस्त करने का था। इसके बाद यूरोपीय लोगों की हत्या की जानी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग की स्थापना के उद्देश्यों में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ना। मुस्लिम लीग के उद्देश्यों में मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ना शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग की स्थापना के अन्य उद्देश्यों में मुस्लिमों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना आदि था। अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं? तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों हेतु अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग को 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा प्रदान किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है और बाकी सारे पॉइंट सही हैं। डी को देख लेते हैं, बाकी पॉइंट जो सही हैं उन्हें देख लेते हैं। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड इस प्रतिनिधि मंडल के जनक थे। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय से अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन की व्यवस्था हेतु मुसलमानों हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए।
इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मुस्लिमों के एक प्रतिनिधि मंडल को 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय की मिलने के लिए भेजा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था फूट डालो एवं राज करो। किस अधिनियम को भारत विभाजन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मार्ली मिंटो सुधार 1909। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहीं से सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 23 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करने के कारण लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ की गई। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़के। नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त होने के कारण उसने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस दिन लगभग 7,000 लोग दंगे में मारे गए। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार की शपथ ली गई। वेवेल के अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ है एक तरफ लीग के अधिवेशन, दूसरी तरफ है उसका वर्ष। इसके मिलान को देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन 1929, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1907 और अमृतसर अधिवेशन 1908। नेक्स्ट है घटना और दूसरी तरफ पे संबंधित व्यक्ति। इसका भी मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट मिलान है यहाँ पे। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन। सर्वप्रथम अलग मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही मोहम्मद इकबाल। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा सरोजनी नायडू। द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग से संबंधित घटनाओं को समय के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, CBAD। यहाँ इसके ईस्वी के साथ हम देखते हैं। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का वायसराय से शिमला में मुलाकात 1906। दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन 1928। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत की मान्यता 1940। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाना 1943। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों में निम्न में से कौन सा एक उत्तरदायी नहीं था। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये उत्तरदायी नहीं था, बाकी सारे थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना एवं दबाव डालना मार्ले मिंटो सुधार। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग करना एवं युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति हेतु भारतीयों पर अत्यधिक कर आरोपित करना। 1916 में कांग्रेस एवं लीग में समझौता होने से होम रूल आंदोलन का कोई संबंध नहीं था। जून 1914 में तिलक जेल से रिहा हुए। इसके बाद वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में अग्रलिखित कथन किसका है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। तो ये कथन है बी, बाल गंगाधर तिलक का। ये कथन जो है उपरोक्त बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया है। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने
1914 ईस्वी को मांडले जेल से रिहा होने के बाद कहा था। बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर, एनी बेसेंट प्रमुख सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ साथ अतिवादी राष्ट्रवादियों का समर्थन भी आवश्यक है। होम रूल आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से तिलक एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समझौता कराया था। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों की स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान आरंभ कर दिया। उन्होंने होम रूल के विचार का प्रचार करने हेतु जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अपने अखबारों के माध्यम से बेसेंट ने अंग्रेजी सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना हेतु मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। ये भी सही है। बेसेंट ने होम रूल के प्रचार हेतु अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं दिया था। उन्होंने जगह जगह जनसभाएं की तथा अपने समाचार पत्रों कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया के द्वारा होम रूल के विचार का प्रचार किया। 1915 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता कराने की दिशा में थोड़ी सफलता मिली। इसमें यह निर्णय लिया गया कि गरम दल के लोगों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये कथन सत्य है। दूसरा है, इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। ये दोनों कथन सत्य हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं हम, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। तिलक ने 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ नासिक, महाराष्ट्र में मनाई थी। तिलक के लीग का प्रभाव महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर अन्य भागों में, साथ ही लीग का प्रभाव कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक होम रूल आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, बाकी सारे हैं। आंदोलन ने शिक्षित वर्ग के स्थान पर जनसामान्य को महत्व प्रदान किया। इस आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दिशा दी। लीग ने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल के बीच समझौता होने के लिए निम्न में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं था। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये नहीं था, बाकी सारे देख लेते हैं। नरम दल एवं गरम दलों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एक हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। दो प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की 1915 में मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि वे दोनों उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल में एक होने के बाद उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाने के। उन्हें हिंसात्मक तरीकों को न अपनाए जाने की भी वकालत की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था।
समझौता के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांग पेश की। निम्न में से कौन सा एक मांग इनकी संयुक्त मांगों में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं था। बाकी सारे देख लेते हैं। सरकार भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में आधे से ज़्यादा सदस्य भारतीय हों। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगों में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग शामिल नहीं थी। अन्य सभी मांगें सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। भारत में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थे। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगांव में की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के निकट अड़ियार में होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडले को होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संस्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तिलक ने अपने पत्र मराठा तथा केसरी में, एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से भारत में होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पूछ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो 1, 2, 3 ये सारे कथन सत्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ाया गया जिसे भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था थी। बढ़ते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इस घोषणा के तहत भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा एक प्रस्ताव में 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में पढ़ा गया। मॉन्टेग्यू घोषणा के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके पीछे का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में 2 होम रूल की स्थापना की गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति को एक नए रूप की शुरुआत करना था। 1893 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौते के मुख्य प्रावधानों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सत्य है। कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लखनऊ समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जैसे पंजाब में 50%, बंगाल में 40% व अन्य क्षेत्रों में सीटें मुस्लिम लीग को दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, सामाजिक कार्यों का आयोजन। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। उपरोक्त सभी कार्य होम रूल लीग द्वारा अपने कार्यक्रम में लागू किए गए। होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से भारतीय जनमानस को परिचित कराया गया। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया।
भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात, सिंध तक अपनी पैठ बनाई। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग ने विरुद्ध सरकारी प्रतिक्रिया पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा, असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। ये गलत, बाकी दोनों सही है। तिलक के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्यवाही की। लीग के प्रति सरकारी नीतियाँ प्रतिक्रिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्यवाही की और राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी वाडिया एवं जॉर्ज अरुंडले को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेताओं का समूह है जो उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालात में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता। दो प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे, किसी भी हालत में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं। देख लेते हैं इन्हें। पहला है, नरमपंथियों ने युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। सही है। उग्रवादियों ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासनों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और देश को आज़ाद कराया। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 में ब्रिटेन ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की के खिलाफ फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान के साथ गठबंधन किया। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्व होना देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी पर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 3 गुना थी। नरमपंथियों ने कर्तव्य के नाते युद्ध में साम्राज्य का समर्थन किया। तिलक, जिन्हें जून 1914 में रिहा किया गया, सहित चरमपंथियों ने इस गलत धारणा के साथ युद्ध में प्रयासों का समर्थन किया कि ब्रिटेन भारत की वफादारी का बदला स्वशासन के रूप में कृतज्ञता के साथ चुकाएगा। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश को आज़ाद कराने के अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। प्रमुख नेता में जो है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना सहित अन्य नेता एक साथ आए और निर्णय लिया कि एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाना आवश्यक है जो पूरे वर्ष काम करेगा, जो कांग्रेस के विपरीत हो, जिसके वार्षिक सत्र होते थे। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर पूरे भारत के लिए स्वशासन या गृह शासन की मांग थी। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। 1915 में एनी बेसेंट ने भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए एक अभियान चलाया था। करेक्ट है। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन के बारे में अभियान चलाया। ये भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तिलक और एनी बेसेंट की लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे उनकी लीग का मुख्यालय था। जॉर्ज अरुंडले आयोजन के सचिव थे। ये सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1916 में तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की।
तिलक ने अपनी पहली होम रूल लीग की बैठक बेलगाम में की। पूना उस लीग की मुख्यालय थी। उनकी लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक ही सीमित थी। इसकी 6 शाखाएं थीं और मांगों में स्वराज्य, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा शिक्षा शामिल थी। जबकि बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और शेष भारत बॉम्बे शहर सहित को कवर किया। इसकी 200 शाखाएं थी। यह तिलक की लीग की तुलना में शिथिल रूप से संगठित थी और इसके आयोजन सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। अरुंडले के अलावा मुख्य काम BW बाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने किया। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसके करेक्ट आंसर को देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी कि केवल 3 और 4। कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इसका मुख्य कार्य समाचार पत्रों, पैम्फलेटों के माध्यम से प्रचार करना था। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कई उदारवादी कांग्रेसी जो कांग्रेस की निष्क्रियता से निराश थे, वे गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सदस्य भी आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि एंग्लो इंडियन, दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल लीग का मतलब हिंदू बहुमत का शासन होगा, और वह भी मुख्य रूप से उच्च जाति द्वारा। होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान डाल दी थी। स्वदेशी का पुनरुद्धार हुआ। महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। उद्देश्य सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय राजनीति पर पुस्तकालयों और वाचनालयों का आयोजन, सम्मेलन आयोजित करना, राजनीति पर छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्रों, पैम्फलेट, पोस्टर, सचित्र पोस्ट के माध्यम से प्रचार करना, कार्ड, नाटक, धार्मिक गीत आदि धन एकत्र करना, सामाजिक कार्यों का आयोजन करना और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भाग लेना। अगला प्रश्न है, यहाँ कथन और 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग को इंडिया लीग में बदल दिया गया था। कथन दूसरा है, VK कृष्ण मेनन द्वारा इंडियन होम रूल लीग को स्वराज सभा में बदल दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। दोनों कथन असत्य हैं। इंडियन होम रूल लीग का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग कर दिया गया और इसका उपयोग साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर प्रभुत्व की स्थिति के समर्थन में ब्रिटिश सांसदों की पैरवी करने के लिए की गई। इसे 1929 में VK कृष्ण मेनन द्वारा इंडियन लीग में बदला गया। 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज सभा रखा गया। हालांकि 1 साल के भीतर ही लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, केवल 2 और 3। इस सत्र में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच की दरार को सुलझाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। नरमपंथियों और गरमपंथियों दोनों ने महसूस किया कि विभाजन के कारण राजनीतिक निष्क्रियता आ गई है। लखनऊ में होने वाला एक और महत्वपूर्ण विकास मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ आना था। 1930 के दशक के दौरान कांग्रेस ने मोहम्मद इकबाल के 2 राष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया। अगला प्रश्न है, लखनऊ संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा B, 2, 3 और 4 सही है। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप के प्रमुख सूत्रधार थे। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन पे। इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए। बेसेंट और तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जिसे लोकप्रिय रूप से कांग्रेस लीग संधि या लखनऊ संधि के रूप में जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली गई। इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है, अगस्त घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है यहाँ कौन सा गलत है। देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 गलत हैं, बाकी सारे सही हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है गलत हैं, जो सही है उन्हें देख लेते हैं। इसके आधार पर भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये सही है। उसके अलावा नरमपंथियों द्वारा इसका भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में स्वागत किया गया था, ये दोनों पॉइंट सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटागू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया, जिसे 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकारों को प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास। तीसरा कथन, कीवर्ड था जिम्मेदार सरकार शासकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। नवंबर 1917 में मोंटागू ने भारत के राजनीतिक वर्गों में सभी विचारों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया। उन्होंने गांधी जी, जिन्ना और अन्य लोगों से चर्चा की। उपरोक्त चर्चा के आधार पर भारतीय संविधान पर एक विस्तृत रिपोर्ट जुलाई 1918 में प्रकाशित हुई थी। चौथा कथन भी सही है। उनकी रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1858 के रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के आधी सदी से अधिक के अंतराल के बाद फिर से मोंटे घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। नरमपंथियों ने भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में घोषणा की स्वागत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की। ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा का आधार बना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथियों ने नवंबर 1918 में एक अलग सम्मेलन में मोंटे घोषणा का समर्थन किया। इस प्रकार कांग्रेस फिर से विभाजित हो गई और लेकिन गर्म दल इसके खिलाफ थे। चरमपंथी अवशेषों ने एक और मोर्चा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया, जो जल्द ही परिदृश्य से गायब हो गया। ड्यूक मेमोरेंडम इंग्लिश राउंड टेबल ग्रुप के सदस्य सर विलियम ड्यूक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक योजना तैयार की थी जो अंततः मोंटेग और चेम्सफोर्ड की संयुक्त रिपोर्ट का आधार बनी। द ड्यूक मेमोरेंडम मोंटफोर्ड सुधारों का आधार बन गया। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3। देख लेते हैं इसे। चंपारण के किसानों के निमंत्रण के बाद गांधी द्वारा भारतीय जनता की लामबंदी की गई, सही है। यह आंदोलन नील की खेती के मुद्दे पर केंद्रित था, ये भी सही है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। गांधी जी ने चंपारण के किसानों के निमंत्रण पर भारतीय जनता को संगठित करने का पहला प्रयास किया। इस आंदोलन में बिहार के चंपारण जिले के नील कृषकों ने भाग लिया। बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों का यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा गंभीर शोषण किया गया, जिन्होंने किसानों को अपनी खेती के 3/20वें हिस्से पर पट्टे पर नील उगाने और इसे यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा निर्धारित दरों पर बेचने के लिए बाध्य किया था। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी और महादेव देसाई जैसे स्थानीय नेताएं शामिल थे। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। पहला और तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। उन्हें देख लेते हैं। युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए कर्मचारी वेतन में 50% बढ़ोतरी चाहते थे। मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में
मदद मांगने अनुसुईया साराभाई के पास गए थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई। युद्धकालीन मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए 50% बढ़ोतरी की मांग चाहते थे कर्मचारी। मिल मालिक केवल 20% वेतन वृद्धि को देने को तैयार हुए। मिल मजदूर न्याय के लिए अपने संघर्ष में मदद मांगने के लिए अहमदाबाद मिल ऑनर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अनुसुईया साराभाई के पास गए। अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 134। तो उन कथनों को देख लेते हैं। पहला है, इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तीसरा, आंदोलन का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों को भू राजस्व के भुगतान में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। और लास्ट था चौथा, आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने केवल उन किसानों से राजस्व एकत्रित करने का आदेश दिया जो भुगतान करने में सक्षम थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को उनके कुशल नेतृत्व के लिए सरदार की उपाधि दी गई, न कि खेरा सत्याग्रह के दौरान। कानून के अनुसार यदि उपज सामान्य उत्पादन के 1/4 से कम थी तो किसान छूट के हकदार थे, लेकिन सरकार ने भू राजस्व चुकाने में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। यही आंदोलन का कारण बना। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने केवल उन किसानों से राजस्व एकत्रित करने का आदेश दिया जो भुगतान करने में सक्षम थे। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है इसमें से कितने कथन सत्य हैं। तो इसमें से जो है केवल 2 कथन सत्य हैं। देख लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य है। यह प्लेग बोनस का भुगतान न करने के मुद्दे पर था, सही है। दूसरा, मिल मजदूरों में एकता एवं समन्वय का अभाव था, ये भी सही है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें एक और कथन है, आंदोलन सफल रहा, श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि मिली थी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये परफेक्शन आईएएस की तरफ से जो 90 डे प्लान चलाया जा रहा है, उसके जो है डे 6 की हिस्ट्री के डेटा का यहीं पे कवर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हो पाएँ और जल्दी आपको और भी 90 डेज़ के वीडियो दे पाएँ। फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ बिना सब्सक्राइब और लाइक किए ना जाएं और कमेंट करके आप बताएं कि आपको हमारी ये मेहनत कैसी लग रही है। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में भी आप हमारे वीडियोस को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक नए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय।